हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आइए आपका भरपूर स्वागत है आपके परिवार विद्याकुल में। मैं विशाल विक्रम सिंह उपस्थित हूं आपके प्यारे से एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर आपके लिए शानदार सेशन लेकर के। शानदार सेशन का नाम है माइंड मैप। आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। माइंड मैप होता क्या है, आइए इस पर हम लोग बात करें। और अगर आप इसे सीख लिए, जान लिए, तो मैं नहीं, आप खुद इसको पसंद करेंगे और ये दावा कर देंगे कि सर, अगर ये हर सब्जेक्ट में ये मेथड अप्लाई किया जाए तो एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो सकती है। बेहतर तरीके से हम किसी टॉपिक को, किसी पूरे अध्याय को हम कम समय में समझ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, आप कम समय में रिवीजन करने के मोटिव से, पर्सपेक्टिव से आप इसे देख सकते हैं। ये इतना ही नहीं कि आप सिर्फ इकोनॉमिक्स में हमारे साथ आप बात करें, अप्लाई करें। आप जितने सब्जेक्ट में से अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट उतना बेहतर मिलेगा। वो सब्जेक्ट आपका कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता नजर आएगा। ये वादा है हमारा। आइए इसका हम एक नमूना आपके सामने लेकर के आए हैं। वो आपके आय निर्धारण वाले चैप्टर से, अध्याय 4 से रिलेटेड है। जरा माइंड मैप देखिए और हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि बेटा माइंड मैप क्या है और शॉर्ट नोट्स क्या होती हैं। नोट्स अपनी जगह पे है, शॉर्ट नोट्स अपनी जगह पे है, माइंड मैप अपनी जगह पे है। तो इन तीनों में अंतर को भी हम सीखेंगे इस माइंड मैप के थ्रू। आइए देखते हैं कैसे शुरू होता है। एक बार सेशन को लाइक कर दें और थोड़ा सा शेयर भी करने की कोशिश करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो, एक बार सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि विद्याकुल प्लेटफॉर्म वह प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए घर बैठे तैयारी के हर एक एंगल को टच करता हुआ आप तक सारे संसाधनों को, पहुंच को सुलभ बनाता है। शिक्षा की ये मुहिम आगे बढ़ती रहे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है बेटा, सबसे पहला पॉइंट और एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। वो क्या है? प्रभावी मांग। सबसे पहला इस चैप्टर में पहला टॉपिक आता है आय निर्धारण वाले चैप्टर में, प्रभावी मांग, इफेक्टिव डिमांड। अब देखो, ये प्रभावी मांग को हम 3 खंडों में डिवाइड किए हैं आपके सामने। इसको माइंड मैप कहते हैं। माइंड मैप का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। परिचय। अब परिचय में जो कुछ भी आपको कीवर्ड्स आता है उसे आप लिख लो। क्योंकि समस्त रोजगार की क्रियाएं, मैं यहां लिख रहा हूं समस्त रोजगार, ठीक है, आर्थिक क्रियाओं में रोजगार, क्रियाओं में समस्त रोजगार की क्रियाओं में क्या होना? मांग, वस्तुओं की मांग व पूर्ति होना, व पूर्ति की स्थिति की बात करता है। ठीक है, तो अगर आपने ये पॉइंट लिख लिया तो आई होप कि आपने परिचय कुछ ना कुछ बता दिया है, इंडिकेट कर दिया है। अब देखो, मांग के साथ अगर मैंने पूर्ति लिख दी तो पूर्ति शब्द कहीं गलत नहीं है, लेकिन जब आप सिर्फ मांग की बात करो तो यहां मांग लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। आप यहां सिर्फ लिख दो मांग, ठीक है, मांग का होना। और अगर आप मांग लिखते हो तो थोड़ा मांग को दूसरे वर्ड में लिख लो, ठीक है, मांग, मांग का होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डिमांड का होना, तो जहां रोजगार की समस्त क्रियाओं में मांग का होना दिखाया जाता है, वो भी किसका? तो आप लिख लो वस्तु के साथ साथ सेवाओं का। सिर्फ वस्तुओं का नहीं, सेवाओं का। वस्तु और सेवा की जहां डिमांड की जाती है, ठीक है, और इफेक्टिव डिमांड की जाए, उसे हम लोग प्रभावी मांग कहते हैं। इसको इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, ठीक है, इफेक्टिव डिमांड। दूसरे पॉइंट में हम लाते हैं कि निर्धारण किसका कैसे होता है, विद्वानों ने इसको कैसे समझाया है और कैसे समझने का हम प्रयास करें। तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति में इसको बांटा गया है। किसमें बांटा गया है? समग्र मांग और समग्र पूर्ति में। आप इसे लिख लो, समग्र मांग। अब समग्र मांग को आप लोग कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड कहोगे, एग्रीगेट डिमांड की स्थिति कहोगे, एग्रीगेट डिमांड। और साथ ही साथ एग्रीगेट डिमांड के साथ साथ समग्र पूर्ति, समग्र पूर्ति को आप देखते हैं, एग्रीगेट सप्लाई को।
तो ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसका निर्धारण कैसे होता है प्रभावी मांग का, तो समग्र मांग और समग्र पूर्ति की क्रिया के साथ होता है। आई होप यहां तक की बात आप समझ गए होंगे। आपको डिटेल नहीं करना है, थोड़ा सा यही ध्यान देना है जब आप इन बिंदुओं को लिखते हो, इसको आगे बहुत सारी बातें हैं, सूत्र है, फार्मूले हैं, इसका थ्योरी है, बट वो आप नोट्स में करते हो। ये माइंड मैप है जो आपको ये इंडिकेट करता है कि एक टॉपिक को, एक पूरे चैप्टर की कितने टॉपिक में तोड़ें और एक एक टॉपिक को कितने सब टॉपिक में तोड़ें, इसी को माइंड मैप बताता है। ठीक है, तो ये निर्धारण हो गया समग्र मांग और समग्र पूर्ति की क्रियाओं के रूप में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है कि इसके तत्व क्या हैं, और सीधे सीधे यहां से 2 नंबर वाले आपके बिहार बोर्ड में 2 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय, कि प्रभावी मांग किसे कहते हैं, आप इसे बता देंगे अर्थ, इसका निर्धारण कैसे होता है आप इसे बता देंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, इसमें मांग के तत्व क्या है, तो 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन गए। क्लियर है, आइए इसको देखते हैं। तो एक तो होता है निजी उपभोग, निजी उपभोग, ये बातें क्लियर हो गई। फिर क्या होता है निजी उपभोग के बाद, सरकारी व्यय की बात हो जाती है, फिर विनिवेश की बात हो जाती है, विनिवेश को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आयात निर्यात को समझ लेते हैं, आयात निर्यात। तो ये 4 बातें यहां पर आपके लिए हो जाती हैं बहुत महत्वपूर्ण। पहला पॉइंट है निजी उपभोग, सरकारी व्यय, विनिवेश और आयात निर्यात। ये 4 पॉइंट समग्र मांग के एग्रीगेट डिमांड के तत्व हो जाते हैं। अब इनको आप जो आयात निर्यात देख रहे हो, एक को एक्स कहते हैं, एक को एम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्स और एम। अब जो एक्स है वो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को दिखाता है, जो एम है वो इंपोर्ट को दिखाता है। तो जो हम लोग निर्यात करने, निर्यात हमेशा ज्यादा होना चाहिए आयात की अपेक्षा, इसलिए निर्यात से जब हम आयात को माइनस कर दें तो शुद्ध निर्यात की बात आ जाती है। एक्स माइनस एम अगर हो जाता है तो शुद्ध निर्यात हमको प्राप्त होता है। सूत्र भी इसका आता है, सूत्र भी आप जान सकते हैं कि प्रभावी मांग या समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट अगर डिमांड की बात कर रहे हैं तो उसके तत्व क्या हो जाएंगे, तो वहां पर आपको ये दिखाई देता सी होगा, आई होगा, जी होगा, एक्स माइनस एम होगा। ये बातें भी आप लिख सकते हो, जान सकते हो एग्रीगेट डिमांड वाले में। अब इसका फार्मूला आप यहां पे नोट डाउन करो, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी कंजम्पशन, आई निवेश इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट का, और एक्स माइनस एम मतलब शुद्ध निर्यात को आप इन फार्मूलों से दर्शा सकते हो। आप इसे भी यहीं पर नोट कर लो, इसे आप माइंड मैप के रूप में लेकर के चलो कि हमको छोटी बातें यहाँ पे उनको लिखना जो हम लोग साथ साथ यहाँ से लेकर के पेपर हॉल तक, मतलब रूम तक, एग्जामिनेशन रूम तक हम लेकर के जा सकते हैं आसानी से। क्या आपको अभी तक की क्लास में कोई प्रॉब्लम आई और कैसे लगी, जरा एक बार कमेंट कर दो। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे ही हम माइंड मैप को समझेंगे। ये पहला, चौथे अध्याय का पहला टॉपिक था प्रभावी मांग, एग्रीगेट। अगर हम लोग इफेक्टिव डिमांड की बात करें तो उसमें हमने सबसे पहले परिचय देखा, निर्धारण देखा, समग्र मांग के तत्व देखे। इसे हमने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं की रोजगार के संबंध में समस्त मांग का होना। इसको हमने कहा समग्र मांग और समग्र पूर्ति के रूप में हमने बांटा। आगे क्या लिखना है वो आपका शॉर्ट नोट्स बताता है, उसको बृहद में लिखो तो नोट्स बताता है। ठीक है, लेकिन ये माइंड मैप हमने क्रिएट किया, 4 पॉइंट को हमने लिख लिया। यहां टॉपिक और टॉपिक के सब टॉपिक और सब टॉपिक के पॉइंट्स लिखने होते हैं, ये माइंड मैप बताता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है, दूसरा जो टॉपिक है वो है अवधारणाएं। महत्वपूर्ण अवधारणाओं वाले सेशन में, महत्वपूर्ण अवधारणाओं वाले पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले आता उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग देखेंगे, और उपभोग प्रवृत्ति को हम लोग कैसे देखते हैं,
अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और वो कैसे डिवाइड करेंगे, अब जरा ध्यान दीजिए इस पर, इसी पर हमको कंसंट्रेट होना है। सबसे पहली बात है कि उपभोग प्रवृत्ति मतलब हमने जितना कंजम्पशन किया, एक आय है और एक उपभोग है। तो आय जो अपने आप में हमने पढ़ाया भी है आपको, जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, आय निर्धारण को हमने 3 से 4 पार्ट में पढ़ाया है। मुद्रास्फीति क्या है, इसे हमने पढ़ाया है, उसके कारण क्या है, निवारण क्या है। फिर उसमें बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी कारण क्या है, निवारण क्या है। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये भी हमने बताया। क्लासिकल क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज क्या क्या कहते हैं, कीन्स वाले लोग आधुनिक विचारकों में कीन्स क्या कहते हैं, ये बात हमने पढ़ाई है। इसके पहले ये सारे टॉपिक हमने अलग अलग कवर किए हैं। जिन विद्यार्थियों ने, बच्चों ने ना देखे हों, वो एक बार जा करके हमारे चैनल पर जरूर विजिट कर लें, वहाँ से डिटेल में आपको मिल जाएगा। या हम उसी टॉपिक का अध्याय 4 का ही हम माइंड मैप लेकर के आपके सामने आए हैं। उपभोग प्रवृत्ति हमने पढ़ाया है कि उपभोग प्रवृत्ति के दो पार्ट हो जाते हैं। एक हो जाता है औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करते हैं। फिर होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। प्रवृत्ति को प्रोपेंसिटी कहते हैं, सीमांत को मार्जिनल कहते हैं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर इसी को इंग्लिश में समझना है तो। अब इसको हम लोग फार्मूले में कैसे देखते हैं बेटा, फार्मूले में कैसे देखेंगे, यहां सिर्फ उसी की बात होगी। अब इसको अगर हम लोग देखें तो आप कैसे कहोगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सिंपल वे में लिख लो, रिवीजन करने में सबसे ज्यादा आसानी होगी। यहाँ डेल्टा लग जाता है, अगर उपभोग पूछ रहा है तो उपभोग को लिख लो कंजम्पशन में वृद्धि, और इसका हमेशा जो फार्मूला बनता है वो आय में वृद्धि से बनता है। डेल्टा वृद्धि को दर्शाता, हम पहले भी बता चुके हैं। औसत को अगर निकालोगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी मतलब प्रवृत्ति टू कंजम्पशन, और इसमें सिर्फ कंजम्पशन अपॉन आय हो जाती है। उपभोग और आय में औसत को दिखाया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार कमेंट करके बताओ सभी बच्चा पार्टी, बोलो भाई, क्या ये माइंड मैप वाला सेशन आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे अगर आपको चाहिए तो कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे माइंड मैप की जरूरत महसूस हो रही है, हम बिल्कुल लेकर के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया इसका फार्मूला। अब आती है बात कि भाई इसकी विशेषताएं, तो विशेषताएं आप अपने अनुसार कई पॉइंट लिख सकते हो, कई पॉइंट लिख सकते हो, ये बात आप पे डिपेंड करती है। फिर इसी में आपको दो इक्वेशन मिलेंगे, हमने समझाया भी है। एमपीसी और एमपीएस दोनों को प्लस करें इक्वल टू 1 आना चाहिए। ऐसे ही एपीएस और एपीसी दोनों को प्लस करेंगे इक्वल टू 1 आना चाहिए। यह भी इसकी विशेषताओं में आता है, प्रूफ करने के लिए एक दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, उसको हमने पढ़ा दिया है। तो बहुत सारी बातें हैं, गरीबों में और अमीरों में कौन ज्यादा उपभोग प्रवृत्ति का बचत कर पाएगा, उपभोग प्रवृत्ति किसकी क्या होगी, ये बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो विशेषताओं में आप लिख सकते हो। अब अगर हम इसकी बात करें बचत फलन की और बचत प्रवृत्ति की, तो जरा देख लीजिए, बचत फलन वाली स्थिति में देखो और बचत प्रवृत्ति। अच्छा, एक बार इससे पहले हम ये बता दें, उपभोग प्रवृत्ति को अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ लो, C इक्वल्स टू होता है F और Y। मतलब ये उपभोग जो प्रवृत्ति है ये फलनात्मक संबंध होता है आय के साथ। उपभोग प्रवृत्ति का आय के साथ फलनात्मक संबंध को ये इक्वेशन बताता है कि जब जब आय बढ़ेगी तब तब उपभोग बढ़ेगा। इसके साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये एक परतंत्र चर है उपभोग, जबकि आय एक स्वतंत्र चर है, इसी पर डिपेंड करेगा कंजम्पशन। अभी एक थॉट आने वाली है बचत। तो बचत में भी किन्स ने कहा कि बचत वह है जो उपभोग के बाद बच जाए। किसी आय से उपभोग के बाद बची हुई राशि को हम बचत कहते हैं। क्लियर है? और किन्स ने ही बचत की बात की थी। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे जो पॉइंट आ जाता है उस पॉइंट को हम लोग औसत बचत
फलन कहते हैं। साथ ही साथ दूसरे वाले को औसत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। सॉरी, सीमांत बचत प्रवृत्ति हम लोग लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा सीमांत बचत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब अगर इन दोनों को हमने बांट दिया इधर उधर, तो इसमें जरा समझो इसका क्या हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ कंजम्पशन को ऊपर रखा, आय को नीचे रखा, वैसे वहां बचत को ऊपर रखेंगे, आय को नीचे रखेंगे। सीमांत बचत प्रवृत्ति, जैसे हमने सीमांत उपभोग प्रवृत्ति रखा, कंजम्पशन ऊपर और आय में वृद्धि नीचे डेल्टा के साथ, वैसे हम डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई रख देंगे। सिंपल सी बात है, सिंपल सा लॉजिक है, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। एपीएस की बात कर रही है सेविंग की, तो एस ऊपर वाई नीचे, मतलब क्या है, बचत बटे आय। औसत बचत फलन बराबर हो गया या औसत बचत प्रवृत्ति बराबर हो गया, प्रवृत्ति फलन एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे फलन पूछे चाहे प्रवृत्ति पूछे। तो एपीएस हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस अपॉन वाई, बचत बटे आय। अब यहां बचत में वृद्धि डेल्टा एस और आय में वृद्धि दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, इसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की बात कहते हैं, सेविंग की बात कहते हैं। इसको इस तरह जान लो, ये आप जब भी अपनी बुक ओपन करोगे, कॉपी ओपन करोगे, तो ये बातें आपको समझ में आएंगी और जल्दी से रिवीजन हो पाएगा। क्या ये बात समझ में आ पा रही है? बोलो भाई, क्या ये माइंड मैप आपको फ्रूटफुल लग रहा है, आपको लाभदायक लग रहा है? अगर आपके लिए लाभदायक है बच्चा, तो इस पे काम करना शुरू कर दें, एक बार लाइक भी कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा टॉपिक था महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अलग अलग मैंने क्लासेस भी लिए, डिटेल कराया है, यहाँ आप माइंड मैप हमारे साथ पढ़ रहे हो। अब देखो आता है रोजगार। रोजगार को हमने कई पॉइंट्स में, कई सब पॉइंट्स में बांटने का प्रयास किया ताकि आपको रोजगार समझ में आ जाए। इसमें पूर्ण रोजगार का सिद्धांत है, तो पूर्ण रोजगार में जब हम लोग जाएंगे तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों को देखेंगे, ये क्या कह रहे हैं, आप ऐसे याद कर लो। फिर इसके बाद में कैम्ब्रिज वाले क्या कह रहे हैं, इनको भी देख लो, कैम्ब्रिज वाले क्या कह रहे हैं। फिर आधुनिक थॉट प्रोसेस क्या है, आधुनिक को देख लो। अगर ये पॉइंट आप देख लेते हो ना, तो फिर मजे ही मजे, मजे ही मजे। इनके सिद्धांत क्या है, अब इन्हीं में आपको किन्स मिलेंगे, किन्स का सिद्धांत मिलेगा। और किन्स कहते हैं कि भैया सारी चीजें बचत हर जगह पे पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं होती है। हाँ, मैं ये मान सकता हूं कि 97%, 95%, 98% रोजगार हो सकता है, लेकिन 2%, 5%, 3% रोजगार नहीं होगा। पूर्ण रोजगार का मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, जहां बेकारी की संभावना बहुत कम हो, अर्थात सभी तक रोजगार की संभावना बन रही हो, पूर्ण रोजगार होता है। क्लियर है? तो किन्स ने आगे बताया कि ये 97% हो सकता है, ये 98% हो सकता है, लेकिन कुछ तो रोजगार, न्यून रोजगार की संभावना बनी रहेगी कि सभी तरीके से रोजगार नहीं होगा। बाकी ऊपर वाले कहते हैं जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई होती है, सप्लाई खुद डिमांड क्रिएट कर लेती है। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, जो सब टॉपिक है वो है बेरोजगारी का। किसका है भैया? अनएम्प्लॉयमेंट का है। एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट, एक अनएम्प्लॉयमेंट आता है। अनएम्प्लॉयमेंट को आप अगर देखना चाहोगे तो इसको दो रूपों में हम लोग बांटते हैं। हमने पढ़ाया भी है, बताया भी है, बड़ा सा सेशन, बट उसको कीवर्ड्स में आप कैसे देखोगे? एक होता है ऐच्छिक बेरोजगारी और एक होती है अनैच्छिक। ये हम इसलिए माइंड में बता रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको रिवीजन करने में, आपको एक चैप्टर को समझने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगे। पूरा अध्याय का रिवीजन आप 5 मिनट में कर सकते हो। अब ऐच्छिक हो गया, अनैच्छिक हो गया। ये क्या होता है ऐच्छिक अनैच्छिक भाई? आइए समझ लेते हैं। तो ऐच्छिक के लिए भी हमने 3 फार्मूले बताए। बोलो भाई, पूरी रोजगार को समझने के लिए बेरोजगारी को 3 फार्मूले, इच्छा, योग्यता और रोजगार या कार्य। वर्क है, आपकी इच्छा है, ठीक है, आप उसको चाह रहे हो, और योग्यता है आप में, कैपेबिलिटी है आप में। इन तीनों की बात करें। अब यहां पर इनकी ये अपनी इच्छा से रोजगार नहीं कर रहे हैं, इनके पास योग्यता है
काम है लेकिन इच्छा नहीं है तो ये ऐच्छिक हो गया बेरोजगारी। ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो सेठ, महाजन, साहूकार, उद्योगपतियों के बच्चे होते हैं। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे अर्थशास्त्री कह रहे हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी कह रही है। लेकिन अनैच्छिक वाले में क्या हो गया, इच्छा है, योग्यता है लेकिन काम नहीं है, ऐसे समझ लो। यहां पे क्या होगा भाई, इच्छा तो आप बताओगे हाँ सर है, योग्यता भाई पढ़े लिखे बेरोजगार इन्हीं को कहते हैं, योग्यता तो आप कहोगे हाँ सर है, ये भी है, और इनके पास कार्य अर्थात रोजगार यही नहीं है, तो ये पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। समझ गए होगे, ये भी ट्रिक हो गई। आइए बेरोजगारी के प्रकार पर अगर हम लोग फोकस करें, इसको देखने का प्रयास करें, तो इसको भी आप कुछ कीवर्ड्स में आप बांट सकते हो, कुछ पॉइंट्स में बांट सकते हो। इन सब पॉइंट्स को भी हम समझते देखते हुए चलेंगे और माइंड मैप आपका तैयार हो चुका होगा। इसी के साथ साथ आपका माइंड मैप तैयार हो जाएगा। क्या क्या है सर, तो एक तो चक्रीय बेरोजगारी है, अगर पूछेगा तो भाई एग्जामिनर का मूड घूम गया तो चक्रीय पूछ लेगा, घर्षण पूछ लेगा, चूंकि आपने 11 में पढ़ा होगा ऐसा वो मानता है। फिर संरचनात्मक पूछ लेगा, ठीक, संभावना सभी की है चूंकि टॉपिक लिखा हुआ है आपकी बुक में। संरचनात्मक के साथ ही साथ प्रच्छन्न या मौसमी होती है। क्या होती है, छिपी होती है या प्रच्छन्न होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी छिपी हुई, इनको सबको मैंने कराया। जब एक व्यक्ति दूसरे एक रोजगार को छोड़ के दूसरे को देखेगा उसकी स्थिति होगी, जब उतार चढ़ाव हो गया तो चक्रीय होगी, घर्षण एक को छोड़ के दूसरे को देखेगा कुछ समय तक वो बेरोजगार रहेगा, ये हो गया। संरचनात्मक नए नए टूल्स नए नए तकनीकें आएंगी तो संरचनात्मक बेरोजगारी, कुछ लोग अनफिट हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे। प्रच्छन्न एक ही जगह पे एक से अधिक लोग काम करें वो प्रच्छन्न हो जाएगा, कृषि में देखा जाता है। मौसमी बेरोजगारी मौसम के अनुसार कृषि में, मौसम के अनुसार पर्यटन में बेरोजगार लोगों का होना। ये बहुत सारी बातें हमने कर ली है, आप इसको माइंड मैप के रूप में। तो ये वाला तीसरा टॉपिक भी आपके पास था, इस टॉपिक में भी आई होप कि आपको मजा आया होगा। एक मजे की बात आई होगी कि आपने इसको समझ लिया होगा। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था समझने के लिए। ये तीसरा टॉपिक हम लाए हैं, चौथे अध्याय का तीसरा टॉपिक। दूसरे में आपने अवधारणा देखी, पहले वार में प्रभावी मांग देखी। आइए आगे बढ़ते हैं इन्हीं बातों के साथ। तो मुद्रा स्फीति को भी इसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये क्या हो गया सर, मुद्रा स्फीति की स्थिति। तो मुद्रा स्फीति मैंने पढ़ाया है, ये चौथे अध्याय का चौथा टॉपिक हो गया। इन्फ्लेशन, जब क्या हो जाए कि अपेक्षाकृत मांग की अपेक्षाकृत आपूर्ति कम हो जाए, मतलब मांग ज्यादा है आपूर्ति कम है, वस्तुओं की कीमतें मूल्य सातवें आसमान पर पहुंच जाए किंतु मुद्रा का मूल्य घट जाए, मुद्रा का मूल्य कम वस्तुओं का मूल्य ज्यादा। फलतः इसका काम क्यों हुआ, यह कारण क्या रहा, क्योंकि भाई लोगों के हाथ में रोजगार था, लोगों के हाथ में उसके प्रति पैसा था, आय था, उनकी डिमांड थी, आपूर्ति कम हो गई, इन्फ्लेशन कहा गया। इसको देखो, इसको इतने पॉइंट में बांट सकते हैं। अच्छा, ये टॉपिक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, हम एप्लीकेशन पर जब पढ़ाएं तो बच्चों को डिटेल में बताया है कि ये टॉपिक मुद्रास्फीति आपकी इंग्लिश और हिंदी में एस्से राइटिंग में भी आता है, साथ ही साथ आपकी यहां तो है ही है, ये आपको ज्योग्राफी में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, जो और सब्जेक्ट है वहां से भी ये रिलेट करता है। इसके अलावा ये कंपटीशन के लेवल पर, वो छोटे से लेकर के बड़े लेवल तक की बात करें, एसएससी से लेकर के आईएएस तक की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो इसको ऐसे भागों में आप तोड़ लेते हैं जो आपके 12th के बिहार बोर्ड में है। परिभाषा में अभी आप इसे हमने बताया, बहुत छोटी सी बात, बहुत कीवर्ड्स के रूप में, कि जब अपेक्षाकृत मांग की स्थिति में मांग अधिक और आपूर्ति कम हो जाए, डिमांड अधिक और आपूर्ति कम हो जाए, तो उसको हम लोग इस रूप में देखते हैं। ये बात आप समझ सकते हैं। कारणों की अगर हम बात करें तो कारण भी आप देखोगे, अलग अलग कारण आप देख सकते हो, और किस रूप में इन कारणों को आप देखोगे तो आप कह सकते हो भाई, अभी हमने कहा मांग में वृद्धि हो जाना, तो रोजगार अधिक था, रोजगार का अधिक होना, ठीक, तो आय का अधिक होना, आय के अधिक होने से तो मांग का अधिक होना, अधिक हो गया। अपेक्षा के आपूर्ति का, वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति का कम हो जाना, आपूर्ति का कम हो जाना। इसके अलावा
अगर हस्तांतरण भुगतान है, योजनाएं वो अधिक चल रही हैं, जो बजट है वो घाटे का बजट बन रहा है, घाटे के बजट के कारण भी, घाटे का बजट भी एक कारण बन जाता है। मतलब हस्तांतरण भुगतान से लेकर के पेंशन, वेतन, भत्ता, जो योजनाएं हैं, आप ये कह लो स्कॉलरशिप, ये सारी चीजें अधिक हैं, लोगों के हाथ में पैसा अधिक है, अधिक होने से स्फीति है, ये कारण आप कह सकते हो सिंपल वे में। निवारण की स्थिति में हम कह दें तो निवारण को भी हमने समझाया है, बताया है, और आप ये जानते हो कि निवारण के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए जा सकते हैं। आप कहोगे एक आरबीआई कदम उठाता है मौद्रिक नीति ला करके, आप कहोगे एक कदम उठाता है सरकार अपनी राजकोषीय नीति की बात करती है, सरकार द्वारा, आरबीआई द्वारा। तो कीवर्ड्स अगर आप याद रखोगे तो आई होप कि आपके लिए ये रामबाण साबित हो जाएगा, ये आप खुद बताओगे क्लास खत्म होने के बाद। रामबाण साबित होने वाली है ये क्लास आपके लिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। आरबीआई भी हमारे पास दो तरीके से काम करती है, एक तो संकुचन की स्थिति में, मुद्रा संकुचन को ला करके, और एक विस्तारवादी नीति ला करके। ये हमने आरबीआई वाले चैप्टर में बताया है, संकुचनवादी नीति और विस्तारवादी नीति ला करके। इसके भी दो टूल्स होते हैं सब में, परिमाणात्मक उपाय CRSLR से लेकर के, और कहीं ना कहीं गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। इन उपायों को आरबीआई द्वारा, सरकार क्या कर रही है, सरकार ने घाटे का बजट बनाया था, ठीक है, तो घाटे के बजट को कम करेगी, योजनाओं को कम करेगी, हस्तांतरण भुगतान कम कर देगी, खर्चे कम कर देगी प्राप्तियों की अपेक्षा कर। क्लियर है? तो ये निवारण के कुछ तरीके हो गए। जो अधिक हम लोग भत्ता मजदूरी दे रहे थे उसको कम कर देंगे। तो इन बातों को हम इसलिए समझा रहे हैं या कीवर्ड्स लिख करके समझा रहे हैं ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ये जो डिटेल मैंने बताया ये शॉर्ट नोट्स में आप बना सकते हो, माइंड मैप में बस इतना ही। आइए प्रभाव को हम देख सकते हैं। तो भाई प्रभाव तो आपने देखा ही, कि भाई लोगों की अगर आमदनी बढ़ रही है तो मांग बढ़ रही है, तो हम लोगों के गवर्नमेंट पर भी असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा, और किसको लाभ होगा किसको हानि होगी आप जानते हो भली भांति। मैंने बताया है कि ऋणी जो होगा, ऋणी की स्थिति में वो लाभ में होगा, जो उत्पादक वर्ग होगा लाभ की स्थिति में होगा, जो पेंशन वाला होगा, वेतन वाला होगा, वो दुखी होगा, क्योंकि अब उनके पास जो पैसा आया, जो वेतन आया, उसमें उनकी आपूर्ति जो इच्छाएं थी वो पूर्ति नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं, मुद्रा का मूल्य घट गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब प्रभाव वाले में भी आप कुछ बातें लिख सकते हो। फिर आती है मुद्रा। अगर हम अविस्फीति की बात करें, मुद्रा अस्फीति की बात करें, तो इस पर भी हम लोग एक पॉइंट की बात कर लेंगे, और उसके बाद में अविस्फीति में ठीक चीजें उलट जाती हैं। एक नया टॉपिक है इसमें एक और टॉपिक जुड़ गया, ये 5वां टॉपिक आप मान लो, उपभोग। अब इसमें कीवर्ड्स आपके पास आएंगे, क्या आएगा, कीवर्ड्स आएगा, और कीवर्ड से आप चीजों को समझने का प्रयास कर लोगे। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दो, क्या इतनी बातें समझ में आ गई सभी को? एक बार बता दो कमेंट करके। सभी लोग एक बार कमेंट करें। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब सबसे पहले आता है प्रत्याशित उपभोग। प्रत्याशित उपभोग जो वास्तव में हुआ हो, क्या हुआ हो बेटा, वास्तव में उपभोग, ये कीवर्ड्स हैं। वास्तव में उपभोग हो, इसको हम लोग कहेंगे प्रत्याशित उपभोग। और किस पर हुआ हो, वास्तव में किस पर हुआ हो, वस्तु पर ही और सेवा पर भी, वस्तु और सेवा दोनों पर हुआ हो। ये बात क्लियर हो गई प्रत्याशित वाले में। आय के साथ साथ अगर व्यय बढ़े, अगर उपभोग बढ़े तो उसे प्रेरित कहेंगे। क्या कहेंगे, आय के साथ साथ अगर व्यय बढ़े, आय बढ़ने पर उपभोग भी बढ़े, उपभोग में वृद्धि हो, तो इसे हम लोग प्रेरित कहेंगे, प्रेरित उपभोग की बात कहेंगे। इसमें आता है डिस्पोजेबल आय, प्रयोज्य आय की बात होती है। और प्रयोज्य आय का फार्मूला मैंने बताया है कि समस्त आय में से आप जब टैक्स माइनस कर देते हो तो आपकी प्रयोज्य आय होती है। प्रयोज्य आय बढ़ रही है तो प्रेरित उपभोग भी बढ़ रहा है। स्वायत्त की बात करें
कि आय भले ही शून्य हो जाए, आय शून्य हो जाए, फिर भी उपभोग शून्य नहीं होगा। ये आप सभी जानते हो कि रोटी कपड़ा मकान कभी शून्य नहीं होगा, कुछ ना कुछ ये होगा, कभी शून्य नहीं होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ उपभोग होता रहेगा, उसे स्वायत्त उपभोग कहते हैं। क्या ये बातें समझ में आ गई? स्वायत्त की बात हो गई कि आय भले ही शून्य हो जाए लेकिन उपभोग कुछ रहेगा। आप पानी तो पियोगे, खाना तो खाओगे, कपड़ा तो पियोगे, भले ही आपने पहले से बचा के रखा हो। और आय बढ़ने पर अगर उपभोग बढ़े तो उसे प्रेरित उपभोग कहते हैं। जो एक्चुअल में हुआ हो, वास्तविक रूप में वस्तु और सेवाओं पर हुआ व्यय हो, उसे हम प्रत्याशित उपभोग कहेंगे। ये बातें क्लियर हो गई। फिर छठा पॉइंट आता है, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप अगर समझ लेंगे तो मामला सही हो जाएगा। ये आपका छठा पॉइंट बन जाएगा, ये आपका छठा पॉइंट बन जाएगा, छठा टॉपिक बन जाएगा। छोटी बात है इसमें, प्रत्याशित निवेश क्या है, यथार्थ या वास्तविक निवेश क्या है। अब देखो, अगर एक वर्ष में क्या हुआ, एक वर्ष के अंदर, एक वर्ष में अगर उद्देश्यों की पूर्ति हो गई, क्या हो गई, उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उद्देश्य पूर्ति के लिए अगर निवेश हुआ तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रत्याशित निवेश कहेंगे। ठीक, किंतु अगर हम यथार्थ की बात करें, वास्तविक की बात करें, तो ये विशेष उद्देश्य जब आते हैं, विशेष उद्देश्यों के लिए हम इनका यूज करते हैं, विशेष उद्देश्य, तो उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, उसको हम यथार्थ कहते हैं, वास्तविक कहते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, उपभोग देखा, निवेश देखा। अब देखिए बचत क्या होती है, बचत पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, इस लेसन का, अध्याय 4, आय निर्धारण या रोजगार निर्धारण। इस टॉपिक को भी हम देख लें। दो सब टॉपिक में हमने बांट दिया, वास्तविक बचत और नियोजित बचत। वास्तविक बचत और नियोजित बचत ये 7वां टॉपिक हो जाएगा इसमें। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए कि वास्तविक बचत वह बचत होती है, कीवर्ड से लिख लो, वास्तविक बचत वह बचत होती है जो उपभोग के उपरांत, किन्स ने क्या कहा था, उपभोग के बाद जो बचे, उपभोग के बाद, ठीक है, बची राशि, बची राशि। ठीक है, आप कैसे कहोगे, बचत होती है, आप कहोगे यहां पे एक फार्मूला लिख लो, यहां पर एक फार्मूला बहुत प्रसिद्ध है कि y अगर हो जाएगा तो c प्लस एस होता है, जहां y आय है, c उपभोग है और s बचत है। तो अगर s निकालना है आपको तो y माइनस सी हो जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, इसी से जनरेट हुआ कि उपभोग से, आय से उपभोग अगर निकल गया, जो बची हुई राशि वही बचत होगी। हिंदी में लिख लो, बचत बराबर होगी आय माइनस उपभोग, उपभोग के बाद बची हुई आय की राशि, आय की समस्त राशि बचत कहलाती है। ठीक है, बची हुई राशि बचत हो जाएगी। तो ये जो बची हुई राशि उसको हम वास्तविक बचत कहेंगे, रियल में हुई बचत कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी मोटिव के लिए सही दिशा में अगर हम कर रहे हैं, नियोजित करके कर रहे हैं, तो उसको हम नियोजित कह रहे हैं, सही दिशा में की जाने वाली, ठीक है, सही दिशा में की जाने वाली बचत, इसको हम लोग नियोजित रूप में कह रहे हैं। मतलब किसी कार्य के लिए हमने पहले से नियोजन कर रखा है, उसमें हम उस बचत को लगाएंगे, इसे नियोजित कहेंगे। आई होप कि आपको ये माइंड मैप वाली बात आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ और अगर आप ऐड करें, कुछ और ऐड करें जो हमने बोला, उसे आप शॉर्ट नोट्स कहेंगे। जो मैंने और बातें कही उसे आप शॉर्ट नोट्स कहेंगे। और जब आप सभी चीजें लिख लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते हैं, तो उसे नोट्स कहते हैं। तो नोट्स, शॉर्ट नोट्स, मतलब जो मैंने बोला और ये पॉइंट्स, उसे शॉर्ट नोट्स कहेंगे। सारी बातें आपने की में लिख ली हो, लेकिन उसमें कुछ एडिटिंग किया हो, सिर्फ एक चैप्टर का हेडिंग मतलब टॉपिक, और टॉपिक को सब टॉपिक में कुछ पॉइंट्स में आपने विभाजित कर दिया हो, तो इसे आप माइंड मैप के रूप में देखते हैं। और अगर ये माइंड मैप की क्लास आपको अच्छी लगी तो एक बार ये क्लास कैसी लगी कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। साथ ही साथ अगली क्लास किस विषय पर चाहिए
कमेंट करके हमें जरूर बताएं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आई होप कि माइंड मैप की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहें और आपका प्यार ऐसे ही मिलता रहे विद्याकुल टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।